अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश में चुनाव को 373 दिन बचे हैं, 373, और उत्तर प्रदेश किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को सबसे पहले स्ट्राइक करने कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। सुनील बंसल ने 2 दिन उत्तर प्रदेश में रुककर उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों पर का एनालिसिस रिपोर्ट मंगवाई है जो बीजेपी पिछली बार 2019 में हार गई थी, और बीजेपी चाहती है कि उन सीटों पर वो कैसे जीतें, इसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी सक्रिय है। बूथवार, बूथ में फिर सेक्टरवार, फिर मुद्दे, फिर केंद्र सरकार के काम, राज्य सरकार के काम, अपने नेताओं की ड्यूटी और मुद्दों पर काम करना और माहौल बनाना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। तो अब अगला सवाल है कि जब बीजेपी ये तैयारी कर रही है, रूलिंग पार्टी, बिना एंटी इनकम्बेंसी से डरे हुए, तो विपक्ष की क्या तैयारी है बीजेपी को काउंटर करने के लिए, बीजेपी की राह रोकने के लिए क्या तैयारी है 80 सीटों पर? आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी को बड़ा आकार देना शुरू कर दिया है। सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित होकर राष्ट्रीय राजनीति में चले गए थे, उनको उत्तर प्रदेश की 14 उन सीटों के बारे में एनालिसिस करने के लिए लखनऊ भेजा गया जो पिछली बार बीजेपी हार गई थी। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहे हैं। सुनील बंसल का सक्रिय होना उत्तर प्रदेश की बीजेपी में फिर से उनके पुराने जो लॉयलिस्ट हैं उनको नई ऊर्जा दे रहा है। मसला इस बात का है कि सिर्फ सुनील बंसल ही नहीं बल्कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी ने 373 दिन के बाद होने जा रहे राष्ट्रीय चुनाव की तैयारी भी बहुत ही ख़ास तरीके से कर रही है बीजेपी, क्योंकि इस बार बीजेपी चाहती है कि उसकी जीत की हैट्रिक लगे। तीसरी बार जीतकर भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में एक इतिहास रचना चाहती है। बीजेपी के पास टीम है, मुद्दे हैं, तेवर है, सरकार के कामकाज हैं, और विपक्ष का कमज़ोर होना बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी की आगे बढ़ने का रास्ता यही कि उन्होंने विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दिया कि अब विपक्ष के पास बीजेपी को काउंटर करने का या स्ट्राइक करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तैयारियों में बीजेपी कोई कमी नहीं करती, आप सब जानते हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो पन्ना तक की तैयारी करते हैं, बूथ घर घर तैयारी करते हैं, और इतनी तैयारी करते हैं कि हर वक्त तैयारी करते हैं और तैयारी ही तैयारी करते हैं। इतनी तैयारी कर लेते हैं कि तैयारी करने वाले परेशान कि आखिर कितनी तैयारी करनी है। यह है उनकी तैयारी। तो विपक्ष की क्या तैयारी है? किसी भी डेमोक्रेटिक देश में जब चुनाव होते हैं तो आमने सामने के होते हैं, तभी डेमोक्रेसी फर्टाइल होती है। विपक्ष का कमज़ोर होना ये किस बात का द्योतक है? विपक्ष का कमज़ोर होना और क्या बीजेपी को चुनौती देगा? मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं। मेरा कोर फोकस पॉइंट उत्तर प्रदेश है। इन 80 सीटों पर अपोजिशन ने क्या तैयारी की है? अपोजिशन से मतलब उत्तर प्रदेश में आजकल समाजवादी पार्टी से। क्यों है? लास्ट असेंबली इलेक्शन में वर्टिकली डिवाइडेड था चुनाव बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड समाजवादी पार्टी। लेकिन जब राष्ट्रीय चुनावों की बात होती है तो आप कांग्रेस को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्या कांग्रेस उस चुनौती को पकड़ने के लिए तैयार है? क्या उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस की लीडरशिप उत्तर प्रदेश में चुनाव को गंभीरता से ले रही है? कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ खड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा विपक्ष है, लेकिन उत्तर प्रदेश को इग्नोर करना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। कहाँ? दिल्ली में। और मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस जब भी ताकतवर हुई है लखनऊ की वजह से हुई है। इसलिए आप लखनऊ को इग्नोर करके दिल्ली में सोचे कि आप कोई तख्त कब्जा कर लें या कोई तख्ता पलट कर लें, संभव नहीं है। या लखनऊ से मिली ताकत आपको डायरेक्ट ताकत दिल्ली की गद्दी पर आसीन करेगी, या लखनऊ से मिली इनडायरेक्ट ताकत जिसको समर्थन कहते हैं वो गद्दी पलट सकती है। बिना उत्तर प्रदेश के आप कुछ नहीं कर सकते राष्ट्रीय राजनीति में। यही उत्तर प्रदेश की ताकत है और यही उसकी यूएसपी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश
पॉलिटिकली बहुत ही एम्पावर्ड स्टेट माना जाता है। और दिल्ली में इज्जत उत्तर प्रदेश के उन नेताओं की होती है जो यहाँ से जीत कर जाते हैं, जिनके पास संख्या बल है। दिल्ली हेड काउंट करता है, दिल्ली इमोशन पे नहीं चलता, दिल्ली पॉलिटिकल अचीवमेंट पे चलता है। दिल्ली ये देखता नहीं कि आप कितने योग्य व्यक्ति हैं, दिल्ली आपके पीछे कितने सिर हैं, मतलब सांसद हैं, ये देखता है। आप दिल्ली को निष्ठुर भी कह सकते हैं, हाँ है, आज से नहीं है, आदिकाल से है, जब से दिल्ली राजधानी बनी है। तो दिल्ली ताकत को सलाम करता है, तो उत्तर प्रदेश में ताकत किसके पास आएगी? क्या अपोजिशन बीजेपी का रास्ता रोक लेगा, या बीजेपी सिर्फ तैयारियों में उलझी रह जाएगी, अपोजिशन कोई खेल कर देगा? अपोजिशन में क्या कोई एकता है? शायद अभी नहीं है, चुनाव के वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन 12.5% का वोट शेयर लेकर मायावती भी बैठी हैं, जिनके पत्ते अभी नहीं खुले हैं, जिनकी सिंपैथी बीजेपी के साथ है, और विपक्ष में बाकी दलों को हराना उनके संकल्प है उनका। खुद नहीं जीतेंगे, तुम्हें हरा देंगे। तो क्या बीएसपी की ये नीति उनकी पार्टी को फायदा देगी, बीजेपी को फायदा देगी, विपक्ष को नुकसान करेगी? मुद्दे क्या हैं? जब 10 साल शासन की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही हो, क्या एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर नहीं है? अगर है तो क्या शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, जवान, रोजगार, महिलाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, काम धंधा, क्या ये मुद्दा नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन मुद्दा नहीं है? सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं है? प्रदेश में समान अवसरों की कमी होना क्या मुद्दा नहीं है? क्या विपक्ष ने इन मुद्दों को इनकैश किया? क्या इन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा, या फिर चुनाव अब्दुल पर लड़ा जाएगा? विपक्ष इसका काउंटर कैसे करेगा? जो नैरेटिव्स भारतीय जनता पार्टी सेट करती है, विपक्ष उसका मुकाबला कैसे करेगा? जब तक आप विपक्षी पार्टियां मुकाबले के लिए खुद को तैयार नहीं करती हैं, एक भीषण संघर्ष के लिए खुद को तैयार नहीं करती हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगी, तब तक बीजेपी का सामना नहीं कर सकते। ये बात हमारे उत्तर प्रदेश, चूंकि बहुत पॉलिटिकल स्टेट है, हर चौराहे का बच्चा बच्चा जानता है। जो मैं बता रहा हूँ कोई रिसर्च करके नहीं बता रहा हूँ, ना कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूँ, ये आसानी से समझ में आने वाली बात है। और ऐसा नहीं कि कोई हम ही आप जानते हों, वो भी जानते हैं जो नहीं जानना चाहते हैं, ये जान के भी ऐसे पड़े हुए हैं, ना देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है? डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ना है तो ताकत के साथ लड़ना है, या सिर्फ लड़ने का प्रदर्शन करना है? आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है, बीजेपी की तैयारी बनाम विपक्ष की तैयारी, जब बचे हों 373 दिन। और आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। राजेश चौधरी है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और एमएलए भी हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सुशील दुबे उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो आज थोड़ा अपोजिशन को पहले मौका देते हैं कि अपोजिशन ने क्या तैयारी की है बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। बताइए भाई अनूप जी, आपके पास क्या प्लानिंग है इनको काउंटर करने के लिए? ये तो वो सीट पर भी हक मांग रहे हैं जो हार गए थे पिछली बार, कि ये भी हमें दे दो, ये हाथ हमें दे दो ठाकुर। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और घबराहट है, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि पिछले चुनाव में 2019 में उन्होंने अपनी अधिकतम सीमा को छू लिया है और उनको ऐसा लगता है कि कई प्रांतों से इस बार उनकी सीटें कम होने वाली हैं, और इसलिए लगातार ये मंथन, लगातार बैठकें। संघ में लोग कहते हैं कि कहावत कही जाती है कि भोजन, बैठक और विश्राम, तो लगातार ये भोजन, बैठक और विश्राम का सिलसिला चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। आप इसको बुरा मानते हैं कि बैठक वैठक? नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा? बहुत फालतू बात होती है। नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल से ज्यादा चुनाव लड़ने वाली एक कंपनी मानते हैं। वो चुनाव मैनेजमेंट कंपनी की जैसे काम करती है और हमको उसमें कोई एतराज भी नहीं है। उनका अपना तरीका, उनके अपने आदर्श हैं, वो सत्ता को ही आदर्श मानते हैं, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं और हम ये जनता के बीच में सवाल ले जा रहे हैं, आज देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है? 2022 में देश में बेरोजगारी दर 13.9% पहुंच गई है।
2017 के बाद से लगातार 10% के ऊपर बेरोजगारी दर है। देश में आय की असमानता, निजीकरण, अभी भारतीय जनता पार्टी बार बार दावे करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे हमने आपने शास्त्रों में अपने पढ़ा, धर्मशास्त्रों में, कि समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत भी निकला था, विष भी निकला था, लेकिन भाजपाई मंथन जितना भी होता है इससे सांप्रदायिक जहर ही निकल करके आता है। और ये समाज को बांट करके लड़ने की इनकी सिर्फ एक रणनीति है, बाकी सब दिखावा है। ये जितना भी करेंगे अंत इनका यही रहेगा कि समाज को बांटना है और राज करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी, चाहे वो पिछड़ों, दलितों और शोषितों, वंचितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, आय में असमानता हो, बेरोजगारी हो, बढ़ती हुई महंगाई हो, घटती हुई विकास दर हो, ये सरकार अपने विकास के दावों को लेकर के जितनी आक्रामक है, ये इस बात को बताता है कि सरकार को भी मालूम है कि हमारे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। 10वें साल में जा रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ बना ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। आप बताइए कि सड़क पे कहाँ बनाया? 2017 में कितनी सीटें थी विधानसभा में और 2022 में कितनी हो गई? अगर 5 लाख वोट और हमको मिल गए होते इनके सत्ता के तमाम इस्तेमाल के बावजूद, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। अभी क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी साल भर बचा है, तो आपकी तैयारी क्या है? नहीं, हमारी तैयारी मैं पहले भी बता चुका हूं कि समाजवादी पार्टी के पास प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता ही नहीं, कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम है, सक्रिय टीम है, जो पार्टी के लिए समर्पित है, विचारधारा। अनूप चंडा जी, आपके पास प्रदेश स्तर पर संगठन तक आप नहीं तैयार कर पाए हैं, आप बूथ की बात करते हैं। आप बताइए कहाँ संगठन है? एक राष्ट्रीय कमेटी के पास आप अपना संगठन तक आप सक्रिय नहीं कर पा रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको अपना संगठन तैयार करने? ऐसा है, मुझे आश्चर्य होता है कई बार। ऐसा है कि इसको सिर्फ इस तरीके से मत देखें। आप बहुत सी चीजें आप कह रहे हैं बैठक, भोजन, विश्राम उनका एक ही काम, बहुत आप संगठन तक नहीं बना रहे हो। बहुत सी तैयारियां ऐसी भी होती हैं जो सतह के ऊपर नहीं आती हैं। हमारी बूथ कमेटियों पे लगातार काम जारी है। आप अभी पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे, हम लोग कुछ और सोच रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता अभी से, आप घर घर प्रमुख बना दो, लेकिन ये डेमोक्रेसी, यहाँ कुछ करोगे तो दिखेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी से ज्यादा कोई इसरो की सैटेलाइट या कोई पेंटागन का समाजवादी पार्टी से ज्यादा मिसाइल नहीं है कि छिपी हुई है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जनविरोधी नीतियों, इसकी असफलताओं, बेरोजगारी के प्रति उदासीनता, विकास के प्रति उदासीनता, बढ़ती हुई महंगाई के प्रति असंवेदनशीलता। आप बताइए, गैस सिलेंडर 400 कुछ रुपए में मिलते थे 2014 में, आज 1100 रुपए में। कौन सा प्रदर्शन किया बताइए? प्रदेश स्तर पर एक आप प्रदर्शन ही कर देते, चलो ये भी मान लेते कि महंगाई के खिलाफ आपने प्रदर्शन कर दिया, सड़क पे आ गए। आइए तो देखिए अपने तरीके। आप कहते हो बीजेपी यही करती थी, सुन लीजिए मेरी बात, आपको मैं पर्याय, अपन आगे भी टाइम देंगे, जितना मर्जी हो बोलो, बोलने को कोई रोक नहीं। पर आप कहते उन्होंने यही किया था। हाँ किया था, 350 का सिलेंडर था, आग लगा रखी थी उन्होंने और बवाल कर रखा था। आप हाथ जोड़े घूम रहे थे सरकार में रहने के बाद भी। आज उस 1100 1150 बेच रहे हैं, कोई हलो नहीं कर रहा विपक्ष वाला। लड़ो, सड़क पर आओ ना, ले लो सिलेंडर, कौन रोक रहा है? ये कहाँ भेजेंगे? जेल चले जाना। आप भी देखिए ब्रजेश भाई, समाजवादियों से ज्यादा जेल जाने का और संघर्ष करने का इतिहास किसी का नहीं रहा है। छोड़ दिए हो सर, इसीलिए तो कह रहा हूं। हम जेल से डरने वाले लोग नहीं सर, डर गए हो सर। समाजवादी जेल से डरने वाले लोग नहीं है। और मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया। संगठन जल्दी बन जाएगा आपका? खुदाओं की इनायत नहीं रही। संगठन बन जाएगा जल्दी। अपनी बात को लेकर के लगातार आगे बहुत शुक्रिया। मैं राजेश चौधरी को आमंत्रित करता हूं। अपनी बात को समाज में रखते रहते। बहुत शुक्रिया आपका। मैं राजेश चौधरी को आमंत्रित करता हूं। राजेश जी थैंक यू। लोग कहते हैं कि बीजेपी का एक ही काम बैठक, भोजन और विश्राम, सिर्फ तैयारी। जनता के मुद्दे पर बात कौन करेगा? बेरोजगारी पर कौन बात करेगा? महंगाई पर कौन बात करेगा? और ये बढ़ती हुई कीमतों पर बात कौन करेगा? देखिए, ये इनकी घबराहट ही है कि हमारे भोजन पे भी नजर रख रहे हैं, हम भोजन करते हैं या नहीं करते, हम विश्राम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे नजर रख रहे हैं। इनकी तो रोटी भी सूखी है। भोजन और विश्राम के बावजूद भी इनको हम लगातार पराजित करते जा रहे हैं। ये हमारी कार्यकुशलता है और किसी भी संगठन को काम करना ही चाहिए। आज आप सुनील बंसल जी की चर्चा कर रहे थे, मैं आपकी स्टोरी देख रहा था, बहुत अच्छा आपने विषय रखा।
सुनील बंसल जी कल आए लखनऊ के अंदर और आपने कल देखा, मैं और पीछे ले जाऊंगा, 1 साल से हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वहां पर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगाया गया। क्या कारण है, क्यों हम उस चुनाव को वहां हार गए थे? पिछले 2019 के चुनाव में उसका मंथन किया गया, आम जनता से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, जमीन पे जाकर के सर्वे किया। केंद्रीय मंत्रियों ने 2-2 दिन 3-3 दिन प्रवास किया। 1 साल से हमारी तैयारी चल रही है, ऐसा नहीं है आज हो गई। और हम तो ये मानते हैं, मुझे तो हरिवंश राय बच्चन की 2 लाइनें याद आ रही हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी मंथन और प्रवास में ये भी चर्चा होती है, ये 350 वाला 1100 कैसे हो गया सिलेंडर, इस पर भी कभी चर्चा करते हो प्रवास में आप लोग? देखो, जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है देश मजबूत हो। आज जब देखती है जनता के नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी देश में जा रहे हैं तो उनको 1100 देने में जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलाम मार रहे हैं। ये ना अनूप संडा समझ रहे हैं ना उमाशंकर समझ रहे हैं। आप ही खुद कह रहे थे, ये तो आप ही खुद कह रहे थे कि जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही कह रहे थे। हाँ, नहीं आज देश विकास कर रहा है, आज हाईवेज का निर्माण हो रहा है। 1100 देने में इस समय लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप देख रहे हो, और 2019 में इन्होंने बहुत बड़ा प्रयोग करके देखा। आपने देखा मायावती जी के साथ मिलकर के ये चुनाव लड़े, इतना बड़ा गठबंधन बना, ऐसा माहौल बनाया गया जैसे भारतीय जनता पार्टी को ये समाप्त कर देंगे। परिणाम आपके सामने है। ये हमको कौन सी कंपनी बता रहे थे पता नहीं चुनाव जीतने वाली, पर मैं इनको बताता हूं, समाजवादी पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है यादव फैमिली की, सब जानते हैं। आप उसका विस्तार करिए, आपको काम करने से रोका किसने है? यदि हम कोई गलत कर रहे हैं तो हमारी कमियों को जनता के बीच बताइए। हम कुछ गलत करते नहीं है, जनता आपको सुनने को तैयार नहीं है। जनता आप परिवार के खिलाफ है या यादव समाज के खिलाफ? परिवार के खिलाफ हैं। किसी साधारण किसान के बेटे को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए ना, भले ही हो यादव हो, हमको क्या दिक्कत है जी। अब एक ही परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम करे। अब देखा नहीं शिवपाल चाचा का क्या हाल किया इन्होंने बेचारों ने, उन्होंने ही तो पार्टी खड़ी की। मुलायम सिंह जी के साथ तो वो चट्टान की तरह खड़े रहते थे। जैसे ही चाचा ने हाथ मिलाया भतीजा से, संघर्ष करके सबसे पहले उनकी स्कार्ट और सिक्योरिटी भाग गई थी, तो आप ही ने तो छीनी। अब देखिए ना, नहीं हम तो सिक्योरिटी गार्ड दे रखे हैं, उनके पास सुरक्षा है, 22 श्रेणी की सुरक्षा है। अरे वापस ले ली थी वो माननीय विधायक है तो नहीं कहाँ वापस ली, जितनी सुरक्षा की उनको आवश्यकता है पूरी सुरक्षा उनको मिली हुई। और हम ये सोच करके काम नहीं करते हैं कि आज हमारे साथ तो पहले भी नहीं थे वो अब उनका चाचा भतीजे का मेल हो गया है, तो देखते हैं कितने दिन चलता है। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हैं और काफी देर से तपे हुए हैं। तो पांडे जी शुक्रिया आपका। देखिए, बहुत अच्छी बात कही राजेश चौधरी जी ने कि देश का विकास हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है, 1100 का सिलेंडर लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप इसको मुद्दा बनाने में नाकाम रहे हैं। उमाशंकर जी, आपका 350 का सिलेंडर राष्ट्रव्यापी मुद्दा था, इनका वही सिलेंडर 1100 में लोग प्रेम से ले रहे हैं। ब्रजेश जी, प्रेम से ले रहे हैं या वो तपे तपाए बैठे हैं, ये निर्णय तो जब मोदी जी का चुनाव होगा तो समझ में आ जाएगा। चाहे वो फीस वृद्धि की बात हो, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, दाल, खाने का तेल, आटा, चावल, ये तमाम जो मुद्दे हैं ब्रजेश जी, जनता तपी तपाई बैठी है। और जब ये मौका आएगा 2024 में, तो जिन्होंने ये सब कुछ उनको दिया है, बदले में पूरे ब्याज सहित लौटाएंगे। वो विकास जो आज तक पैदा नहीं हो पाया, वो अच्छे दिन जो आज तक जनता की आंखों से आंसू बन के निकल रहे हैं, उन सबका हिसाब ये जनता 24 में कर लेगी। अभी आप ब्रजेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही है आपको। ब्रजेश जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी की महिला विंग ने पूरे देश में गैस सिलेंडर की वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कल कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में राजभवन का घेराव करके इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। अब मुझे तो कोई यूपी में ऐसा सिग्निफिकेंट प्रदर्शन नहीं दिखा जिसका जिक्र आप कर रहे हो। अपने कहीं और कर लिया हो तो अलग बात है।
ब्रजेश जी अब क्या बताऊं, आप तो, आपके पत्रकार तो वहां पे थे, उन्होंने तो आप कवर भेजना किया मुझे था। मतलब सिग्निफिकेंट, अब अपनी गली में कर लो, ब्रजेश अलग बात जी, है। ब्रजेश जी आज तो संजोग ऐसा था कि मैं 2-3 राज्यों से गुजरते हुए चल रहा था, हर जगह कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था। अच्छा, मैं तो देखा, अब मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मैं 2-3 राज्यों में था, आज होके गुजरा, और इसीलिए मैं बीच में बैठ के डिबेट कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आज पूरे देश में हुआ है। और ये एक बात समझिए ब्रजेश जी, आपको विपक्ष और विपक्षियों में अंतर भी समझना होगा। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ रही है। बाकी कोई विपक्ष उत्तर प्रदेश में आपको गैस सिलेंडर पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया क्या? नहीं। जो डरेंगे, जो सहम जाएंगे। कौन डरा हुआ है तो पांडे जी? इस सरकार, ऐसे कह के आप सुनिए, निकल नहीं सुनिए। सकते हैं, मुंह पर कहिए कौन डरा हुआ है, नाम लीजिए, मेरी बात है, डरे हुए लोगों का नाम लीजिए। देखिए कौन डरे हुए लोग हैं वो आप समझिए, जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में फायदा पहुंच जाए। 2% वोट की पार्टी, सबके ऊपर आप मिट्टी फेंक रहे हो। 2% वोट है आपका और मिट्टी फेंक रहे हो सबके ऊपर। थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास है, और ये लोग इन मुद्दों पर सड़क पर दिखाई भी नहीं आप देते। चाहते हो तो हम 2% क्या वोट के साथ समझे? विपक्ष आपको उत्तर प्रदेश में आगे नेता मान ले। आप जाओ झंडा ब्रजेश झुकाओ जी, दूसरी जगह पे जिनके पास ज्यादा वोट है, ब्रजेश जी, संगठन बना हमारे लो तो अपना अलायंस। हमारे तो 2% वोट थे। भारतीय जनता पार्टी तो 1984 में 2 सीटों पर थी। ये समय है, जनता ने एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, और नतीजा क्या हुआ? जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने पूरा देश बेच दिया। उन्होंने भेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया। पांडे जी, सब हम कुछ तो बेच आप दिया। लोग को जगा ही रहे हैं कि देखो वो आ गए हैं, उनसे लड़ने नहीं जाओगे क्या? हर हफ्ते 10 दिन हम में तो- जगा के याद दिलाते हैं आप लोगों को कि ब्रजेश देखो जी, वो आ हम रहे हैं, तो उनसे लड़ रहे जाओगे हैं। नहीं क्या लड़ने? अब नहीं जाओ, राहुल सोने का गांधी- नाटक करो, कंबल ओढ़ लो कि तब 5 नहीं। मिनट बाद उठेंगे। तो ब्रजेश मैं जी, क्या कर देखिए, सकता हूँ पांडे जी? जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो अडानी को पूरा देश सौंपने का प्रयास है, चाहे वो सब कुछ अडानी को देकर देश को कंगाल बना देना हो, चाहे जनता की जेब से जबरदस्ती निकालकर ये जो गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए और 350 रुपए बढ़े हैं, क्या ये जनता के ऊपर मार नहीं है? क्या पांडे जी, आप कह रहे हैं साढ़े डायग्नोस्टिक 1100 सेंटर होते हैं ना, मुद्दा नहीं है? आप ये तो डॉक्टर हम भी आप हैं, कैसे सुन तय लीजिए, कर रहे हैं? डायग्नोस्टिक जी। सेंटर होते हैं ना, आप तो डॉक्टर आदमी, आप तो अच्छे जानते हैं। किसी हाँ, कोई बीमारी जी, जी, होती है ना, बहुत कमजोरी आती है, कांग्रेस को बहुत कमजोरी आ गई, उसको झाई भी आ रही है, तो आप नहीं, अपना ब्लड सैंपल ब्रजेश दे के जी। चेक, सुन लो पहले बात तो, अपना चेक करा लो भैया, हाँ। क्या कौन सी चीज़ बढ़ी है, कौन सी चीज़ घटी है, तब दवाई लो। अब मैं बता रहा हूँ कि भाई पांडे जी, ये प्रॉब्लम है, आपके हीमोग्लोबिन कम है। आप मानने नहीं चाहते, आप कह रहे हो नहीं, गलत कह रहे हो, हमारा तो 14 है, हमारा ज़्यादा है। तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि ब्रजेश किसी जी, भी जन समस्या के मैं- मुद्दे को आप एक वृहद राष्ट्रीय स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, वो कोशिश आपने करनी चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। ब्रजेश जी, मुझे 2 बात कहने दीजिए। पहली बात तो हमारे बचपन में एक टोली आती थी जो रामलीला दिखाती थी और जनता से पैसे वसूलती थी और अपना घर परिवार चलाती। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही एक टोली है जो जहां चुनाव होता है पूरी टोली लेके वहां गाजे बाजे के साथ पहुंच जाती है, और फिर जनता को अपना कर्तव्य दिखाती है, और जनता को निचोड़ के दूसरे राज्य में जहां चुनाव होने वाला होता है वहां चल देती है। हम लोग के गांव में भी एक टोली आती थी, नाटक मंडली आती थी, वो पूरे गांव को इकट्ठा करके नाटक दिखाते थे, और उनके ही 5-6 लोग गांव में चोरी कर लेते थे। लोग नाटक देखने आए, पीछे से दीवार फांद के चोरी कर ली। ये भी होता था पांडे जी। अब बदल गया है, ये जो चोरी करने वाले लोग हैं, लोग नाटक उनको देखने लेके चले गए, भारतीय चौराहे जनता पे घर में पार्टी आई है। चोरी हो गई। ओके, नहीं, अनिल उनको दुबे मेरे साथ भारतीय जनता मौजूद है, पार्टी शुक्रिया, लेके आई है, साथ में धन्यवाद। लेके आई है अडानी के रूप में। धन्यवाद। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद है। भाई दुबे जी, चुनाव अब सिर पे आ गया है, देख रहे हो, जीतने के बावजूद 10 साल से सरकार में हैं, चाहें तो मज़े करें, कुछ न करें, बैठक भोजन विश्राम ही करें, जो करते हैं ये, उसके बावजूद आप लोग इनसे लड़ नहीं पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? हर 15 दिन में आपको जगाया जा रहा है कि उठो उठो उठो, आ गए हैं वो चौराहे तक, क्या उठ ही नहीं रहे हो? नहीं ब्रजेश जी, उठने की बात नहीं, बिल्कुल दौड़ रहे हैं। अच्छा। काम कर रहे हैं। अभी सदन चल रहा था, आपने देखा होगा, सारे मुद्दों पर जो जनता के मुद्दों पर हैं हम लोग लड़े, विधानसभा में उन मुद्दों को उठाए। ये अलग बात है कि सदन उन्होंने आज
अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। जनता के मुद्दों पर वो चर्चा नहीं कराना चाहते। विपक्ष के लोग उनके ऊपर हमलावर थे, सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागने का काम करती है। फोटो खिंचा रहे थे सब लोग इकट्ठा होके, अभी बता रहे हो कि आपका बात ही नहीं, अब फोटो बहिष्कार कर देते ग्रुप फोटो का, अब कह देते नहीं खिंचाएंगे फोटो, अब ग्रुप फोटो तब इकट्ठा होकर फोटो खिंचाओगे, ग्रुप और फोटो यहाँ हो रहा डिबेट में है आके तो विरोध करोगे। नहीं, विरोध कर मना कर देते नहीं खिंचाएंगे फोटो। हम फोटो का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करोगे? हम जब आपकी बात नहीं सुनी गई, नहीं, हम ये गुस्सा आ जाओगे हम फोटो नहीं खिंचाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि क्यों सदन दुबे जी? पे वो चर्चा नहीं उनको खिंचानी करनी चाहिए थी। सदन पे सदन चलने देते। सदन तो इसीलिए बना है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन आप महंगाई के सवाल पर, आप किसानों के सवाल पर, सारे मुद्दों से आप भाग रहे हो, रोजगार के सवाल से भाग रहे हो। आप चर्चा ही नहीं कराना चाहते हो। आपको केवल बजट पास कराना था, आपने बजट पास करा लिया। तो आपसे तो भैया आपने होने क्यों दिया दुबे जी? हम पे कहीं चिल्ला रहे हो? हम तो कह रहे हैं कि ये जो हम पर चिल्ला रहे हो ना, ये सड़क पे चिल्लाओ। नहीं, आपने ब्रजेश जी बात रखी। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो किसानों से कोई लेना देना है, ना नौजवानों से लेना देना है, ना महंगाई से लेना देना है। सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। गैस के दाम आप देखिए कितने बढ़ा दिए, हर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। अगर इन चीजों के दाम बढ़ाओगे कहीं तो कोई आपने विरोध सुना? नहीं, विरोध अब सदन चल रहा था, सदन में हमारे विधायक विरोध कर रहे थे, हमारा गठबंधन विरोध कर रहा था। किसी के रसोई से कोई आवाज आई? नहीं, बिल्कुल देखो आएगी और राजेश वो भी चौधरी ने आएगी। बड़ी अच्छी बात कही कि तुम्हारा 350 वाला गलत था, यहाँ 1100 भी लोग लेके खुश हैं। नहीं, कोई देश कुछ नहीं, मजबूत हो रहा है। कोई आप ही कुछ किलस नहीं रहे हो है। बस दुबे जी, और कोई नहीं किलस रहा। देखिए ब्रजेश जी, कोई मजबूत नहीं, राजेश जी गलत कह रहे हैं। और 2024 आ रहा है, वो जो ये मजबूती बता रहे हैं कि सारे लोग जो है वो उनको बताने का काम करेंगे। 2024 में उनको पता चलेगा कि ये जो महंगाई उन्होंने बढ़ाई है, देश के लोगों को खाली राशन दे करके, 5 किलो राशन दे करके लोगों को जो है वो एहसान जता रहे हैं कि सरकार का काम ये है। बहुत न गुर्राओ भैया दुबे जी, बुलडोजर है। नहीं बुलडोजर, अब वो तो डरा ही रहे हैं। वो तो धरना प्रदर्शन करने वालों पर भी मुकदमे लादने का काम कर रहे हैं जी। कोई भी धरना प्रदर्शन करेगा, वो उनका एजेंडा है कि मुकदमे लगा दो। कोई विधायक संघर्ष करे, विधायक देखो अब्दुल्ला आजम ने धरना, सुनो एक बात, अब्दुल्ला आजम ने धरना प्रदर्शन किया, उनको सजा हो गई, उनकी विधायकी चली गई। सलील बिश्नोई ने धरना प्रदर्शन किया, पुलिस वालों को जेल हो गई। नहीं ब्रजेश जी, देखो मतलब समझो बात को। वो इस बात को, हर आवाज को उनको दबाना है। और आप ही लोग ताली पीट रहे थे। लेकिन जो है हम लोग इनसे नहीं दबते हैं। कितने विधायकों को पटक के पुलिस वालों ने मारा होगा, कपड़ा चीट डाला अलीगढ़ के राजकुमार का, कोई कार्रवाई हुई नहीं? अब कार्रवाई तो इनसे आप क्या उम्मीद करोगे? जब देखो किस विधायक को पुलिस पटक के बेइज्जत नहीं कर देती नहीं है। तो ये तो गलत परंपरा की बात कर रहे हैं ना। ये तो है नहीं। आप विरोध सुनने की भी क्षमता रखिए। थैंक यू। आप विरोध से जो है आप सुधार करने का काम करिए, आप विरोध को दबाने का काम कर रहे हैं। ओके, सुशील दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुशील जी शुक्रिया आपका। तो ये दोनों की तैयारी में अंतर क्या पाते हैं आप? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, विपक्ष धुआं है, कतई धुआं है। विपक्ष ये देख नहीं पा रहा है कि मोरबी में पुल गिरा, सैकड़ों लोग निर्दोष मारे गए और बीजेपी सत्ता में बहुमत से आ गई। बहुमत से अडानी मराफत मची पड़ी है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में 2 राज्यों में बीजेपी बहुमत से सरकार में आ गई। अभी कभी कल नहीं आ गई। जहाँ पर मिशनरी के लोग हैं वहाँ तो राम मंदिर नहीं है, वहाँ तो काशी विश्वनाथ नहीं है, वहाँ तो अयोध्या नहीं है, लेकिन आ गई। तो स्टेट छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो मोदी के नाम पे जीत हुई है। और ब्रजेश जी, पूरा विपक्ष ये पूरे सदन में मेरे पिताजी तेरे पिताजी, मेरे संस्कार तेरे संस्कार, छक्का छक्की में निकल गया। अरे काली 50 रुपए गैस सिलेंडर, उस पर घर पे वाले थोड़ी बढ़े हैं, 350 तो कमर्शियल में बढ़े हैं। तो कमर्शियल वाले क्या मतलब, क्या फ्री में खिलाएंगे? वो तो रेट उसी हिसाब से समोसा भी बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से गाजर का हलवा बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से छोले भटूरे और जो और चीज़ पकती जो दुकानों में कमर्शियल गैस का इस्तेमाल होता है, उसी हिसाब से सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो जब सब चीज़ें बढ़ी जाएंगी और विपक्ष केवल यही खेलता रहेगा कि मेरे पिताजी आपके पिताजी। ब्रजेश जी, विपक्ष को ये नहीं पता है कि बनारस में 500 वाला पब्लिक को फर्क ही नहीं पड़ा। 500 वाला होटल 1,000 का हो चुका है। बनारस की ये टीआरपी बढ़ चुकी है। बनारस की बुकिंग ट्रेवल वाले बता रहे हैं कि इतनी बुकिंग कभी हुई नहीं,
काशी कॉरिडोर के लिए। दूसरा वो तैयार कर दे रहे 23 से 24 से पहले अयोध्या, और अयोध्या का तो फिर गजब ही है। अभी पुस्तक मिला दिल्ली में, रामायण की इतनी बिक्री हुई है कि रामायण खत्म हो गई। एक सज्जन कोई बोल दिए थे अभी, वो सपा वाले बहादुर हैं। तो सपा के पास इस टाइप के बहादुर लोग हैं, ये अपने आप दे देंगे सब। 65 की जगह 70 सीट। अब आप बताओ, नगर निगम तक में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नगर निगम तक में बोलते कि हमें जाके चुनाव प्रचार करना है। यहाँ पर पार्टी में ओम प्रकाश सिंह क्यों नहीं बन पाए पहली लिस्ट में, अरविंद सिंह घोष क्यों नहीं बन पाए। बीमारी है, अपना ब्लड सैंपल दे दो और जांच करा लो अपनी, क्या प्रॉब्लम है, झाई क्यों आ रही है, मानने को तैयार नहीं, ऊपर गुर्रा रहे हैं। और सुनिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, अभी आपने अब्दुल की बात करी थी। हाँ। हफ्ता भर हो रहा है, प्रमुख कोई क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया, लेकिन 3 मकान जमींदोज हो गए, 3 मकान, और तीनों मकान पे पूरा प्रदेश ताली बजा रहा है। 3 मकान करोड़ों की जमींदोज हो चुके हैं। तो लोग भूल ही गए, कहाँ गए, पकड़े गए कि नहीं अभी? वो जो काम असली हो रहा है वो हो रहा है। वोट बैंक जो देखिए, बुलडोजर की खेप और बढ़ जाएगी। आप देखिएगा 24 से पहले अगर बुलडोजर की सप्लाई और न बढ़ जाए, बाबा का काम है केवल बुलडोजर चलाना। और देखिए बहुत गजब बात, जादूगर आ गया, सुनील बंसल जादूगर है। वो उनके पटेल के होते हुए भी, धर्मपाल सैनी के होते हुए भी, तमाम दुनिया भर के सुनील बंसल को भेजा गया है। वो आप देखिएगा, बीएसपी का मतलब शून्य, बीएसपी का मतलब शून्य। और जो कांग्रेस अपना शहर दफ्तर 40 साल से एक उसमें गैराज में चला रही है, जहां से बिगुल बसता था उत्तर प्रदेश, वो कांग्रेस का आप देख लीजिए कि सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया अपने मालेबनी के दफ्तर पे, और 10 रुपए नहीं लगाए जहां पर बिगुल संघर्ष का बसता था। वो कांग्रेस खंडहर हो चुका है। वो कांग्रेस कहाँ, और उस कांग्रेस लोग अपने से ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस में प्रवासी लोग आ गए हैं, जो कांग्रेस में लड़ने वाले थे उनको प्रवासी लोग ज्ञान दे रहे हैं, गीता ज्ञान दे रहे हैं। एक राजस्थान के हैं, एक जेएनयू के हैं, और सब उनके सामने नतमस्तक है। ऐसी स्थिति में, और फिर सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, जो आपको मैं बता दूं, निवेदन कर दूं, तय करना होगा कांग्रेस को कि मल्लिकार्जुन खड़गे नेता है चुने हुए, या उनके नेता भी नेता राहुल जी हैं। ओके, पहले तय करना पड़ेगा। बीरेन जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। भाई बीरेन जी, इन दिनों देख रहे हैं कि बीजेपी में बड़ी व्यापक तैयारी चल रही है, सब कुछ। सुनील बंसल का भी आगमन हुआ, वो भी अपनी तैयारियों में लग गए, उनको भी कुछ जिम्मा दिया गया है। ये लोग जब तैयारी जितनी कर रहे हैं, विपक्ष इनकी तैयारियों के मुकाबले कहाँ खड़ा है? देखिए, विपक्ष में तो अगर कोई है तो खाली समाजवादी पार्टी है, बाकी तो कांग्रेस और बसपा के पास ज्यादा सीटें। अरे ऐसा बोल दिया, अभी पांडे जी लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस का फोकस तो खाली रायबरेली और अमेठी से ज्यादा क्या होगा, अगर वहां वो एक तो हार ही गए थे। बसपा के पास 10 सांसद जरूर हैं, लेकिन वो गठबंधन में आए थे। देखिए, विपक्ष फड़फड़ा इसलिए रहा है, आपस में ये लड़ने फड़फड़ा रहे हैं। इनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, एक दूसरे से ज़्यादा है। जैसे अभी आपने दिल्ली में देखा कि एमसीडी में बीजेपी जीत जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जीतने पाए, कांग्रेस इसको लेके लड़ती रही। वैसे उत्तर प्रदेश में है कि ये राष्ट्रीय पार्टी है और सीट जीतते हैं 80 में 1, और इनको गठबंधन करने में शर्म आती है। हम सबसे बड़े हैं, हमारी शर्त पे करो। मायावती ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, तो वह कहा गया कखले से तो बचे जो बीजेपी से लड़ेंगे, उनके पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, उनके पास एक वोट बैंक है, उनका एक संगठन है। बाकी बीजेपी का तो सबसे बड़ा संगठन है, बीजेपी के पास नेता है। भाई केशव मौर्य ने कहा कि हम 80 में 80 जीतने की ओर जा रहे हैं, तो ये उनका कॉन्फिडेंस है, उनके पास जन समर्थन है। अच्छा, जितना बीजेपी के सांसद जीते थे उसमें तो उन्हीं के इलाके में करीब 50% जनता होगी, उनको पहचानती नहीं होगी। सांसद तो मोदी, अमित शाह, योगी के नाम पे जीत रहे ना। वो राशन वाली व्यवस्था, वो किसान सम्मान निधि, वो सब ताकत है बीजेपी की, लाभार्थी उनकी ताकत है। और ये गाना गा रहे रामचरितमानस और मुख्तार, अतीक, बुलडोजर, जनता इसको कहाँ सुन रही है। वो तो कह रही भाई एक आदमी दे रहा है। मुफ्त राशन के आगे और पैसे के आगे सब फेल है। चाहे रेल बेचो, चाहे भेल, चाहे अर्थव्यवस्था टकराए, चाहे जनता का हमको पेट भर रहा है, हमारे पास आ रहा है, विपक्ष वाले चिल्लाते रहते हैं। अभी 2024 में ये चल रहा है बुलडोजर, अतीक और ये सब, और राम मंदिर को भी समर्पित कर देगी बीजेपी,
और वोट ले लेगी, हिंदू जगा देगी, तैयारी चल रही है। तो ये वोट का ध्रुवीकरण तो देखिए होना है, और बीजेपी ने इसके लिए अपनी तैयारी पहले से कर ली। और ये सब जो लड़ रहे हैं अलग अलग, ये खाली वोट कटवा की स्थिति में रहेंगे, इनके पास ज़्यादा कोई ताकत नहीं है। अभी हारी हुई सीटों की बात चल रही है कि बंसल जी गए थे, उनको वापस लाया गया, वो 1 साल से इनकी तैयारी चल रही है। अब सुनील बंसल को लोग जानते हैं, वो यूपी में चाणक्य की तरह रहे, बीजेपी की ताकत और बढ़ी है। क्या लोग ये नहीं जानते कि देश उस दौर में है जब 82 करोड़ लोग राशन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और 500 रुपया को महंगाई, उज्ज्वला योजना, सिलेंडर, उसको उन्होंने नकार दिया है। जब बेरोजगारी की बात आती है, जब लोगों के सामने महंगाई की बात आती है, पढ़ाई लिखाई की बात आती है, चुनाव में वो सब बातें खत्म हो जाती हैं हिंदू मुस्लिम के आगे। ये बात लोग जानते हैं। जनता इन मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही, ना उनकी परवाह करती है। यही मोदी और योगी और अमित शाह की ताकत है। जिस पार्टी को लोग सवर्णों की पार्टी मानते थे, मोदी और शाह की जोड़ी ने उसको ओबीसी और दलितों की पार्टी बनाने की ओर बढ़ा दिया है। बीजेपी में तो अब सवर्ण हाशिए पे है, सवर्ण के कोई 75 नहीं, न जो ठाकुर पंडित बनिया बहुत अपनी पार्टी इनको गिनते फिरते थे। अभी इस देश की जनता के मनोविज्ञान को बीजेपी ने समझ रखा है, और मोदी और अमित शाह इस मनोविज्ञान के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको अभी तक तो देखिए, किसानों ने आंदोलन किया, कर्मचारी नाराज है, युवा बेरोजगार है, तब वो वोट दे रहे हैं सब। बीजेपी जीत रही है, मनोविज्ञान है तो है, और है क्या। हिंदू मुस्लिम का मनोविज्ञान भी कह लीजिए आप उसको, उसमें कौन बड़ी बात है। विपक्ष में एकता नहीं रहेगी। मायावती तो 2019 में एक बार 0 पाई ही थी। दुबे जी जो कह रहे हैं वो तो उनको मिल चुका है, उसका अनुभव है उनके पास। और कांग्रेस के पास 1 सीट है। जानते हैं आप, मध्य प्रदेश में बीजेपी गांव-गांव में कथा कराए रही है। सारे बाबा 2024 तक बुक हो गए कथा करत है। ये एक उनका फंडा है। नहीं, कथा इस समय बड़ी पॉपुलर है। तो जैसे पहले दुर्गा पूजा, फिर गणेश पूजा, आजकल कथा बड़ी चलन में है। कथा के जरिए बातें कम्युनिकेट की जा रही हैं। कथा, और वो मुख्तार अंसारी का खुली गाड़ी में घूमना, कृष्णानंद राय की हत्या होना, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी लोगों को बताती है, डराती है। देखो अगर गए तो फिर ये आ जाएंगे। अभी राम मंदिर का भी वो इशू लेके आएंगे। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं इस प्रदेश में, और ये चुनाव विपक्ष के लिए बड़ा कठिन है 2024 का, क्योंकि ना उनके पास कोई सहारा है, ना कोई हथकंडा। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह बीजेपी बैठी है, उसके पास संगठन है, सत्ता है, ताकत है, संसाधन है। कैसे ये लोग जीतेंगे, क्या लड़ेंगे, भगवान जाने, रिजल्ट सब बताएगा जी। बहरहाल ये टीवी पे बैठ के कह रहे हैं जो उनके लिए है कि इस प्रदेश के अंदाज गजब देखे हैं यारों, और गूंगों से कहा जाता है बहरों को पुकारो। जिस प्रदेश और देश में आखिरी में चुनाव हिंदू मुस्लिम पर जाएगा, वहां पर हरबंस राय जी की एक कविता मैं भी बताऊंगा आपको कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू देखे, मस्जिदों में मुसलमान, शाम को जब मैं खाने गया तब दिखे इंसान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कार्यक्रम को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं इस परिचर्चा को, और पहला मौका अपोजिशन को देते हैं ताकि वो अपनी बात को क्लैरिटी के साथ रख सकें, जिनका क्लेम बीजेपी ने किया। जब बीजेपी ने कुछ मुद्दों का जिक्र किया, जैसे महंगाई, देश का विकास, देश मजबूत हो रहा है, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे अनूप संडा जी, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने भी उन सवालों को उठाया और आपने भी उसके ऊपर सवाल किया, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने ये सत्ता का अहंकार कहा जाए, बेशर्मी कहा जाए, या राजनीतिक चातुर्य कहा जाए, कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। हाँ, अतिहास विश्वास अहंकार का ही एक रूप है। कॉन्फिडेंस है। हाँ, अब उसको आप कॉन्फिडेंस कहिए, मैं अहंकार। आपकी 350 नहीं चल रही, उनकी 1100 में बिक रही है।
कि भी सवाल का जवाब महंगाई पे नहीं दिया, बेरोजगारी पे नहीं दिया। और इस देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है ब्रजेश भाई, आय की बढ़ती हुई असमानता। कुछ बड़े लोग लगातार अमीर 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 और अमीर होते जा रहे हैं। और अभी जैसा कि आप ही लोगों ने चर्चा की कि इस देश की 82 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा रही है हर महीने। ये सवाल, जिस सवाल पर सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस सवाल के ऊपर सरकार गर्व से छाती फुला करके बोल रही कि हम 80 करोड़ लोगों को रोजगार राशन दे रहे हैं। और इसके अलावा आप बताइए कि गैस सिलेंडर का सवाल आपने उठाया, और कितने, मतलब मैं क्या कहूं इस आत्मविश्वास को भाई कि कौन ना मर जाए सदा पे खुदा, कि आप उस पर भी हंस करके कह रहे हैं कि साहब जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जनता ना हो गई वो बैल हो गई कि लादते जाओ लादते जाओ लादते जाओ, जब तक गिर ना जाए तब तक लादते जाओ। इसलिए अनूप जी, जब राशन मिलता है ना महीने में 2 बार, तो जो खुशी होती है और जो कॉन्फिडेंस आता है ना, उसका आप आकलन नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहा हूँ डायग्नोस्टिक सेंटर में सैंपल भेजो मैं और चेक कराओ पब्लिक के मन में क्या है। मैं आपके प्रति पूरे आदर के साथ और सोचो कि पब्लिक को चाहिए क्या है, क्यों झूम रही है जनता। ये सवाल मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि कितना भी मंथन करें उसमें जहर ही निकलता है। ये आज़ादी के पहले अंग्रेजों की मुखबिर विचारधारा थी, और जो अंग्रेजों का बताया रास्ता था कि फूट डालो और राज करो। सर ये बिक नहीं उसी रहा है। रास्ते जो आप बेच पर रहे हो ये काउंटर से बिक नहीं रहा मामला जी। जो आप बेच रहे हो जो प्रोडक्ट, नहीं मैं बेच तो रहे नहीं, मतलब अगर हम बेचते होते, बिक नहीं रहा। अगर हम बेचते होते तो हम इनकी तरीके कुछ और कर रहे होते। सर इनकी ब्लड रिपोर्ट चेक करो कि ये कहाँ इनको बढ़िया इतने स्वस्थ कैसे होते जा रहे हैं। देखिए इनकी दिनचर्या चेक करो, इनका खाना पीना चेक करो, ये कहाँ जाते हैं रोज चेक करो, इनके स्वस्थ होने कौन सी विटामिन खा रहे हैं ये चेक करो। एक दोहा किसी विद्वान और फिर वो सप्लाई काटो संभवतः इनकी, गोस्वामी तब ये कमजोर होंगे। क्या है, सबसे भले व मूढ़ जन जिन्हें न व्यापय जगत गत, इनको कोई मतलब नहीं है। फील गुड, भारत विकास कर रहा है, तरक्की पे जा रहा है। आज मैंने और देश मजबूत हो रहा है। आज मैंने किसी का बयान पढ़ा, किसी बड़े नेता का, उसने कहा कि भारत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बर्बादी कर रहा है। भाई भारत की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पाकिस्तान रहे, दग जाए, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, क्या मतलब है इस बात का? पब्लिक महंगा खरीद के भी झूम रही है और आप सस्ता बेच के भी डांट खा रहे थे। नहीं देखिए ऐसा तो कुछ तो है इनके पास जो आपके पास नहीं है। छोटी सी बात उमा शंकर जी ने भी कहा था और आपने भी कहा था। मैं छोटा था तो स्कूल जाता था, मेरे घर के पास स्कूल था, और मदारी मजमा लगा करके एक डिबिया बेचता था, कहता था कि इसमें अगर देखोगे तो उस समय में हेमा मालिनी बहुत बड़ी हीरोइन हुआ करती है हम लोगों के बचपन में, अभी भी है। तो कहता था कि इसमें देखोगे तो हेमा मालिनी दिखाई देंगी। अरे हमारे यहाँ आता था, हम कहता लोगों था ने कि बहुत अगर बार काजल डिबिया लगा खरीदी, लोगे ना 25 तो गड़ा हुआ पैसे में खजाना दिखेगा। 25 पैसे में बहुत बार डिबिया खरीदी, कभी हेमा मालिनी दिखी नहीं। और एक बार मैं गया उस मदारी के पास, मैंने कहा इसमें नहीं दिख रहा है, तो उसने कहा कि तुम लोग गलत लोग हो इसलिए तुमको नहीं दिख रहा है। करेक्ट बात। तो यही काम भारतीय जनता पार्टी, बहुत शुक्रिया राजेश चौधरी। गोयडा आप बताइए जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं उनका बिंदुवार आप जवाब दीजिए। सत्ता के बाहर नहीं होंगे, महंगाई, बेरोजगारी, कीमतों में वृद्धि, इन सब पर जवाब दीजिए। बोलिए ब्रजेश जी, मैंने बड़ा धैर्य पूर्वक सब लोगों को सुनाया, और मैं चाहूंगा कि मुझे भी आप इतना हाँ, समय एकदम दें, बोले, मैं सब लोगों का जवाब दे सकूं। मैं तो देख रहा था भाषा, जब सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र की, तो उनके शब्दों का जो चयन है ना, वही उनकी बौखलाहट दर्शा रहा है अपने आप। उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। महंगाई की बात कर रहे थे, देखिए आज इस देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की है तो वो टैक्स पेयर की है, वो जनता की है। वो अलग अलग रूप से टैक्स देती है, और ये बड़ा बारीकी से वो देखती है कि देश का भविष्य किन हाथों में है। क्या वो बेईमान है, क्या वो भ्रष्टाचारी हैं, क्या वो घोटालेबाज हैं? प्लीज वेट। हम जो पैसा देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो टैक्स के रूप में दे रहे हैं, वो सुरक्षित हाथों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अब इनके जमाने में तो भ्रष्टाचार होता था, अखिलेश यादव से बड़ा भ्रष्टाचारी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई हुआ नहीं। मेरी तो अब आपत्ति ये है ब्रजेश भाई, मेरी घोर आपत्ति है। हाँ, योगी जी से आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। योगी जी से मेरी तो घोर आप बोल सकते नहीं हैं, है। आप बोलिए। अगर कोई भ्रष्टाचार नरेंद्र हुआ मोदी है जी की सरकार तो ने, उसके खिलाफ इनकी नरेंद्र सरकार तो मोदी, घोषणा और अरे, मुकदमे अरे, और जांच की भ्रष्टाचार सरकार हुए। है। ये जांच करके उसमें क्यों नहीं बताते कहां भ्रष्टाचार हुआ है?
ये भारतीय जनता पार्टी के अब लोग देखो, डिबेट में भी जिनके गुंडागर्दी पास करने विकास लगे। के नाम ये पर गुंडे- बताने के लिए ये कुछ गुंडे नहीं है, डिबेट में भी गुंडागर्दी जनता कर की रहे हैं भलाई ना। के लिए बताने को अब कुछ इनके- नहीं है। ना, 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 आप ये ऐसे सिर्फ गुंडा मत बोलो लोगों किसी को, भ्रमित नहीं। करने के लिए, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज है, आप गुंडा नहीं कह सकते किसी को। इसमें क्यों इस इंटरफेयर तरह कर के रहे हैं? आप- ओके अनूप जी, नहीं आपका बोलेंगे। ऑब्जेक्शन नोट हो चुका है। अनूप जी रुको। बीच हाँ, आप राजेश जी बोलो। मैं इनसे तेज बोलना जानता हूं। मेरी आवाज भी कमजोर आवाज नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी मजदूर का बेटा हूं, मैं भी बोलना जानता हूं, पर मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। आप बोलिए। इनके अंदर धैर्य नहीं है सुनने का। आलोचना, जो आलोचना नहीं सुन सकता है वो राजनीति में कैसे सक्सेस हो जाएगा जी? एक तो यही फेलियर है इनका सबसे आपकी पहले। गलत बात अनूप दूसरी जी, बात, अब आप बार-बार सुन ये लो। राशन को मैं कह रहे मौका हैं दे दूंगा, आप बोल कि लेंगे। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे भाई, गरीब की झोंपड़ी में यदि राशन जा रहा है, उसके पेट को दाल, चावल, चना, चीनी और ये रिफाइंड मिल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? अरे प्रणाम आप ये करता चाहते हो हूं सर, गरीब की थाली छीन लें और प्रणाम आप 56 करता भोग हूं रहे हो? आपकी को। ये इनकी नीतियां हैं, ये इनकी नीतियां हैं। और आपने देखा होगा सदन में अखिलेश यादव जी का बयान, जाति 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 की बात कर रहे हैं यार। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार कोई नीति बनाती है, सरकार कोई स्कीम लेकर के आती है, तो वो जाति पूछ करके नहीं दी जाती, वो किसी को धर्म पूछ करके नहीं दी जाती। अरे तो राशन की इनको दुकान अपना में देखोगे, फार्मूला तो चाहे बताओ हिंदू कि होगा, चाहे मुसलमान होगा, क्या है आपके तो भीतर सब- कि ये आपको पटक नहीं पा रहे हैं? बताओ इनको कुछ अपना, कोई अब दो अपना चार कमजोरी फार्मूला- की ना हो। देखिए इनको आत्ममंथन करना चाहिए। ये हमारी तरफ एक उंगली उठाते हैं, पर ये नहीं देखते कि 3 उंगलियां तो इन्हीं की तरफ हो रही हैं। अरे सर, पांचों उठा ये दें, ऐसे आत्ममंथन कर। करें, अपनी नीतियों को बदलें। Thank you. नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर नहीं है। कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे, अब कांग्रेस तो अग्राह्य हो गई है देश में साहब। कहां ओके, कांग्रेस का थैंक क्या यू होने राजेश वाला जी, है, भला शुक्रिया, आप बहुत अच्छी धन्यवाद। तरह से जानते भाई हैं। उमाशंकर पांडे, गो अहेड, आपकी बारी। देखिए ब्रजेश जी, राजेश चौधरी जी शायद इनको ज्ञान नहीं अपने वास्तविक स्थिति करा जो दो है। ज्ञान भैया। हिंदी पट्टी के जितने बड़े राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे साफ हो गई। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जब साफ हो गए तो पाप कर बैठे, और ये कहे मेरी तूती बोल रही है। जितने बड़े राज्य में हैं, 2-3 राज्य छोड़ दीजिए, कहीं है ही नहीं है। आपकी एक पार्टी बात। की सरकार गिरा दी, आपका बड़ा नेता तोड़ लिया, आपके 33 एमएलए हाँ। तोड़ लिए, उपचुनाव करा के जीत लिया। क्या आप सच्चाई का सामना क्यों तो- नहीं करते हो? नहीं, हम कर रहे हैं। रावण राज्य था, फिर एक राम पैदा हुआ और रावण को मार के धरती को पाप मुक्त कर दिया। देश उसी तरफ बढ़ रहा है ब्रजेश जी, एक बात। और दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कौन सी दवा खाते हैं, कौन सी विटामिन खाते हैं। एक दवा होता है, जब बच्चा बड़ा कमजोर हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है ब्रजेश जी, तो उसको स्टेरॉइड की गोली कुछ समझदार लोग दे देते हैं। उससे उसकी शरीर तो फूल जाती है, लेकिन अंदर से वो खोखला हो जाता है। यही स्थिति आज देश की है। टीवी चैनलों के माध्यम से, अडानी और अंबानी के चैनलों के माध्यम से इस देश की जनता को बताया जा रहा है देश चमक रहा है। तो और आप कौन सा टॉनिक ले रहे हो पांडे जी? हम तो जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं ब्रजेश जी। उसमें इतनी ताकत है, जब आप जनता के दुख दर्द में खड़े हो जाते हैं, उसकी लड़ाई पर लड़ने इसके लगते बावजूद हैं, आपको तो चक्कर आ रहे हैं, जो आप हुआ, चलते हैं तो उसमें थक जाते बहुत हैं, ताकत होती है। तो आपको टॉनिक की जरूरत है। हमको टॉनिक जो जरूरत है वो जनता अपने आशीर्वाद से दे रही है, उसका परिणाम 24 में दिखेगा। ये मदारी, ये खिलाड़ी, ये ओके, जुआरी, अनिल दुबे, ये स्टेरॉइड लेने अनिल वाले दुबे। दिखाई नहीं देंगे। एक बात मैं और कहना ना, कंक्लूड करें प्लीज, वक्त कम है, लास्ट प्लीज। बात, हाँ। देखिए, तमाम लोग हैं अलग अलग बातें कांग्रेस के लिए करते हैं, लेकिन मैं जरूर पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कम से कम जिस कार्यालय से आप आगे बढ़े हैं, उस कार्यालय की इस स्तर तक आकर आलोचना ना करें, वो आपको शोभा थैंक नहीं यू, देगी। शुक्रिया आपका जी। सुशील दुबे जी। ये तो पर्सनल हो गए। ब्रजेश जी, कोई कितना गीता ज्ञान दे दे विपक्ष का, कितना दे दे गीता ज्ञान? 65 से 66 हो गई आजमगढ़ के, 66 से 70 होगी, 62 नहीं होगी अगर यही हाल रहा। कृष्ण गोपाल दीक्षित के यहाँ देश का, प्रदेश का सबसे बड़ा बीभत्स दर्दनाक कांड हुआ। कौन नेता गया? हाथरस में भाई बहन पहुंच गए थे दौड़ते हुए पैदल 8 किलोमीटर। कानपुर कितना दूर अरे है? बेचारे वो स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी, उनका निधन हो गया। मतलब तो बड़ा आहत सुशील होके दुबे जी, रामकृष्ण द्विवेदी जी एक तरफा का बात निधन करके हुआ, पूरे स्वयं प्रदेश गोस्वामी जी में का निधन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन अब देखिए ये कैसी अखिलेश है, यादव ये जी, कैसा आप झूठ बोलते हैं? संजय सिंह पहुंच गए। पूरे प्रदेश में आप क्या आपको कौन पहुंचा कांग्रेस का कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं चुनाव दिखाई छिटका दिया? कानपुर?
आपको पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन दिखा कि नहीं दिखा? सुशील अरे दुबे जी? कसकाल गोपाल दीक्षित क्या कानपुर प्रियंका जी राहुल जी क्यों नहीं पहुंचे? वो तो राष्ट्रीय प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की। नहीं, तो मोदी जी पहुंच गए क्या? आपने अब बोला क्या? मोदी जी पहुंच गई ये, अब मोदी जी मोदी पहुंचे तो क्या? मोदी कभी बोला आपने? आप माफ करिएगा उमाशंकर जी, मोदी नहीं है आप, नहीं, मोदी देखिए, की आप छाया भी बताइए, नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें मोदी आपको की छाया भी नहीं है आप, एक मोदी की तरफा छाया बात आपने प्रियंका कहा राहुल कि जी मोदी की छाया भी कांग्रेस के नहीं अलावा है। किसी दूसरी इन लोगों ने पार्टी अपना जो प्रदर्शन ऑरा नहीं बना कर लिया पाया है, उसमें। इन लोगों ने जो अपना ऑरा बना लिया है। पांडे जी गुस्सा मत, दुबे जी आप भी पर्सनल मत हो। हाँ, नहीं बोलो। हमने नहीं कहा, हमने नहीं, पूरे पर्सनली आपने सीधी बात दूसरे बोल रहा किसी पार्टी को हूँ। बोला क्या इतने कि बड़ी किसी दर्दनाक दीक्षित घटना पर पर ये प्रदर्शन लोग नहीं क्यों नहीं किया? गए? अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? नहीं, उमाशंकर अखिलेश कह रहे हैं यादव क्यों बीजेपी नहीं वाले गए? से भी तो पूछो। आप बोल रहे हैं आप? बीजेपी गाड़ी वाले है, से पूछो। घोड़ा है, ये सुविधा है, ठीक सुरक्षा नहीं। है, कांग्रेस वोटर है, पार्टी क्या के वो अच्छे वोटर काम थैंक यू की अनिल बातों दुबे पर जी, आप अनिल दुबे कम जी। से कम उसका विपक्ष के appreciation पास तो कोई करिए मास्टर प्लान है कि आपको बीजेपी से शोभा लड़ने के देता लिए? है। उमाशंकर जी आप थोड़ा सब्र करो और शांत रहो, अनिल दुबे को सुन लो, ब्रजेश वरना जी- बाद में फिर दुबे जी बड़ा तांडव करेंगे। ब्रजेश जी बोलिए। विपक्ष के पास प्लान है। अभी राजेश चौधरी जी कह रहे थे कि ये किसान परिवार से आते हैं। सदन में किसान के बारे में एक शब्द नहीं बोले कि किसानों की बात करें कि गन्ना किसानों का उनका लाभकारी मूल्य क्यों नहीं मेरा मिला। भाषण सुन लो, 14 दिन में किसान पे ही बोला 14 भाई। दिनों में नहीं। आपने कहा मैं देखता हूँ आरएलडी वाले आते हैं तो राजेश किसान पे ही चौधरी को बोला, जरूर सुनिए नहीं, आप। टारगेट करते हैं। गन्ने का लाभकारी कुछ तो है मूल्य राजेश दिलाने के चौधरी बारे की में बात। आपने कुछ कहा? बिल मिला जाता है, बिल मिला जाता है। आपने 14 दिन में भुगतान दिलाने के बारे में कुछ कहा? पूरे देश में महंगाई बढ़ गई, गन्ना किसानों को उनका रेट नहीं मिला। 1 लाख उनकी करोड़ से अधिक गन्ना का भुगतान किसानों को- कराया है हमने। अरे आपने एहसान कर 1 दिया। लाख वो करोड़ कोई- से अधिक का भुगतान कराया है वो- अनिल दुबे जी। अरे राजेश जी आप बताओ क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई बजट है गन्ना किसानों के लिए? गन्ना किसानों के लिए कोई एहसान कर दिया? उनका गन्ना वो बेच रहे हैं, उनको मूल्य तो दे नहीं रहे हो। चीनी मिलों में से उनके 100 चीनी मिलें 7 दिन में पेमेंट कर रही हैं। उनके गन्ने का अनिल मूल्य दुबे जी तो कौन दिया सी नहीं। दुनिया में जी रहे हैं आप ये बताओ कि गन्ने के लिए 119 कौन सा चीनी बजट मिलें है? उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश काम कर रही हैं, सरकार ने जिनमें से कौन सा 100 पैसा चीनी अपने मिलें, पास से दे दिया? 7 दिन के अंदर पेमेंट कर रही हैं। ये राजेश चौधरी से प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? हमें- जब देखो आरएलडी वाला नहीं, टूट पड़ता है इनके अरे, ऊपर। इनको- कुछ तो है जो आप दो के बीच छिपा है। इनको प्रॉब्लम होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ- ये बात किसानों की करते हैं और किसानों के लिए इनके पास कुछ है नहीं। किसानों के साथ अरे छल करने का 2 काम लाख करते करोड़ हैं। रुपया दिया सीट तो गन्ना, लड़े 2 भी लाख नहीं है, ये करोड़। समाजवादी किसानों के साथ पार्टी छल को करने का काम करते हैं। किसानों के लिए इन्होंने किया क्या है? बात किसानों की करते हैं, बात नौजवानों की करते हैं, बात महंगाई की किसान नहीं सम्मान निधि करेंगे। आपने दिया, हमने दी नहीं, आप ये बताओ ना कि कोई बजट आपने दिया? भैया। आप भी यूपीए की सरकार में थे, आप किसानों की बहुत बहुत राजनीति शुक्रिया, मैं करने आप को सबका भेजी। आभार। मैं हो गया, अजीत सिंह कुछ की तो दुनिया में पर्सनल थे, है। तो उद्योग मंत्री बन गए थे। कुछ तो पर्सनल है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवेश की चर्चा में आप सबने शिरकत की और अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आप सबका शुक्रिया और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।